नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है कीच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हुआ हूँ सेकंड ग्रेड के नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के। ये हमारी सीरीज चल रही है रेगुलर आपके एसएसटी पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के, और उन्हीं को लेकर के हम बात करने वाले हैं जो आपके सेकंड पेपर रहने वाला है। और मेरा मानना है कि प्रीवियस एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले उसके जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका ट्रेंड पता चलना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, इन सभी की जानकारी एक युद्ध में जाने से पहले आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पुनः शुरुआत कर रहे हैं। आज जो हमारा पेपर है वो तीसरे नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से। और ये हम जो प्रक्रिया है 2023 तक की करने वाले हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? क्या आपकी गाय थी, भैंस थी, बैल था या घोड़ा था? तो किससे परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? घोड़ा। ठीक है, हालांकि जब हम देखते हैं तो सुरकोटड़ा से आपके घोड़े के अस्त्र के परिचित मानते हैं, लेकिन उस समय जो आंसर था वो घोड़े को माना गया था। गाय भैंस किसके परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? तो आपके घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड हो रहा है। अभी तक हम तीसरे पेपर में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और भागवत गीता। तो कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है, लेकिन भागवत गीता इसका भाग नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 5 अणुव्रत, अहिंसा। तो कौन सी है जो इसके अंदर शामिल नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। 4 आर्य सत्य हैं, बिल्कुल सम्मिलित हैं। अष्टांगिक मार्ग का दिया है, बिल्कुल दिया है। अहिंसा मानते हैं, लेकिन आपके जो 5 अणुव्रत हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ये आपके किससे हो जाएंगे? जैन धर्म से। इंडिका के लेखक कौन थे? चाणक्य, मेगस्थनीज, सिकंदर और शैल्यूकस कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन थे? तो उनका हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा जवाब? मेगस्थनीज थे। और इंडिका का जो विषय वस्तु थी वो किससे संबंधित थी? राजनीति। अच्छा सॉरी, किससे? लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज। ठीक है, बिल्कुल मेरे को अर्थशास्त्र है कि चाणक्य की ध्यान, हाँ यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेना कि जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य की रचना है। ये अर्थशास्त्र है, लेकिन संबंधित किससे है? तो राजनीति से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना आप। आगे प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? ठीक है, बाणभट्ट, चाणक्य, हर्षकवि या हरिशैन। तो जवाब क्या हो जाएगा? 2 हरिशैन थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? ठीक है, कौन था जो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे वो आपके? रामानंद जी। ठीक है, सूफी अनुयायियों को कहा जाता है मुरीद, बारिश, पीर या शेख। तो सूफी जो अनुयायी थे उनको कहा जाता था क्या? मुरीद। ठीक, आगे नेक्स्ट आपके सामने मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? जो सेना का मुखिया होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे चलिए। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था? तो कहाँ पर किया था? राजगढ़ में, पार, पूना या पनहाला। तो कहाँ पर किया था? तो आपके पूना के अंदर। ठीक, 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब है। आगे क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोही किस छावनी में किया था? विद्रोह किस छावनी में किया था? मेरठ में, दिल्ली में, नसीराबाद में या बैरकपुर में? तो आपको मंगल पांडे का पता होगा कि ये किस छावनी के सैनिक थे। तो ये बैरकपुर के थे। नसीराबाद तो राजस्थान से याद रखना कि राजस्थान में 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत होती है। वो कौन सी होती है? नसीराबाद से। लेकिन मंगल पांडे कौन सी सैनिक छावनी में थे? तो बैरकपुर के अंदर थे। ठीक है,
आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए हुम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1885 के अंदर, और लॉर्ड डफरिन के समय इसकी कहा जाता है, ठीक है। और ए हुम इसके संस्थापक थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? आपके व्योमेश बनर्जी, ठीक है। हाँ, WC बनर्जी वही थे। आगे को महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन छोड़ा था, यानी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छोड़ा था? तो कब छोड़ा था? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन को छोड़ा था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषणा की थी? 17 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1940 को, 16 अगस्त 1940 को, 14 अगस्त 1940 को। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए जो दिवस चुना था वो कौन सा था? 16 अगस्त 1940 वाला। आगे है सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया था? मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, वोल्टेरो, रूसो। बताइए फटाफट से कौन था वो? तो क्या हो जाएगा जवाब? तो आपके जो सामाजिक संविदा के प्रोत्साहित करने का काम किया था तो प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रूसो माने जाते हैं। 2 जवाब सही हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? तो 1917 की रूसी क्रांति का जो दल का नेतृत्व किया था किसने किया था? बोल्शेविक ने, इसीलिए बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो याद रखना, एक तो जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा आपकी जो वैदिक साहित्य है उससे, और चौथा आपके रूसी क्रांति, और एक आपके सिंधु घाटी शब्द था। इनसे हमेशा क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, आगे भी देखते चलेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? बताइए फटाफट से। तो ये किसके नेतृत्व में किया था? क्या जॉर्ज वॉशिंगटन के, थॉमस जेफरसन के, बेंजामिन फ्रैंकलिन के, या जॉन एडम्स के? तो किसके में? जॉन थॉमस जेफरसन के। आगे है को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था 10 मार्च 1919 को, 10 जनवरी 1920 को, 15 मार्च 1919 को, या 12 जनवरी 1921 को। तो कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। आगे है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1945 में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था? क्या आपके स्टालिन, टीटो, नासिर, नेहरू? तो बताइए फटाफट से इसके सापेक्ष में क्या जवाब हो जाएगा। देखिए ये वही आंदोलन है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें आपके कौन होते हैं? तो नासिर, टीटो, नेहरू। कौन कौन होते हैं? नासिर, टीटो, नेहरू। लेकिन स्टालिन आपके असंलग्नता आंदोलन था, यानी कि एलाइजेंड मूवमेंट था, उसके अंदर शामिल या संस्थापकों में नहीं थे। आगे दिया गया है आपको कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दी गई आपको दर्रा और दूसरी दी गई पर्वत श्रेणी, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखें, हम जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि जो जोजिला दर्रा है, कौन सा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है वो आपके कहाँ पर है? तो बृहद हिमालय के अंदर है। कहाँ पर है? बृहद हिमालय के अंदर है। फिर उसके बाद में हमसे पूछ ले कि बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा है आपके कहाँ पर? पीर पंजाल के अंदर, ठीक है। फिर हमसे पूछ ले कि फोटोला दर्रा जास्कर श्रेणी के अंदर है और खादुल्ला दर्रा आपके लद्दाख श्रेणी के अंदर स्थित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एक में दो सिर्फ एक ही जगह है, यानी ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। वापस से जोजिला दर्रा आपके कहाँ पर है? बृहद हिमालय के अंदर है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है। फोटोल्ला दर्रा कहाँ है? तो जास्कर श्रेणी के अंदर है। और खारदुल्ला दर्रा कहाँ पर है? तो आपके लद्दाख श्रेणी के अंदर है। ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे वहीं आपके एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ देने वालों के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला पूछा है महाद्वीपीय रकलन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत और संवहन तरंग सिद्धांत। देखिए जब हम बात करते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी, तो ये आपके किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके कोबर महोदय के द्वारा, ठीक है।
अगर आपको ऐसे नहीं भी आता है तो आप आसानी के साथ में देख सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था आपके किसने, डेली ने। तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था, तो तापीय संकुचन सिद्धांत देने का काम किसने किया था, तो आपके जेफरीज ने, ठीक है। भूसन्निधि सिद्धांत की बात करते हैं तो किसने दिया था, आपके कोबर ने दिया था। और संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था, डेली व होम्स ने दिए थे, ठीक है ना। तो होम्स का नाम इनके साथ जुड़ा रहता है। वापस से महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत दिया था डेली ने, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने, भूसन्निधि सिद्धांत दिया था कोबर ने, और संवहन तरंग सिद्धांत दिया था आपके किसने, होम्स ने। यानी कि सही जवाब हो जाएगा 1 में 4, 1 में 4 सिर्फ 3 पर ही है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब। आगे आपके सामने नीचे दिए गए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है जलवायु का प्रकार कॉपेन के अनुसार और दूसरी तरफ क्षेत्र। AMW, AW, BW, HW, DFC। अगर तुम्हें इनमें से नहीं भी आ रहा हो तो भी उस सिचुएशन में देखिए कैसे सॉल्व करना था कि हमें सिर्फ अगर एक भी पता था, जैसे DFC की बात करते हैं तो DFC जो हमें देखने को मिलता है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो देखने को मिलता है आपको किस में, हाँ बिल्कुल सही बताया, अरुणाचल जो वाला क्षेत्र या अच्छा DFC की बात करें, DFC हमें देखने को मिलता है तो कहाँ पर, भारत के, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे ही मिला हुआ। तो सबसे पहले बात करें हम कि जो आपके AMW है, AMW कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भारत के पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर। कभी आपने देखा हो तो यहाँ पर जो जलवायु देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, आपके AMW प्रकार की, AMW प्रकार की, ठीक। आगे है AW की बात करें तो AW देखने को मिलेगा अपन को कहाँ पर, AW देखने को मिलेगा हमें ऐसे पश्चिमी घाट। AW देखने को मिलेगा अपन को बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर AW प्रकार की देखने को मिल जाएगी। BW, HW पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएगा, और जबकि DFC अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हमको ये भी पता था कभी BHW पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमें BW, HW देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 में 2, 1 में 2, इधर नहीं सिर्फ 1 में है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वापस से याद रखना क्या, AMW है वो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, ठीक है। और आपके DFC है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। DFC पश्चिमी राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, तो आपके BHW। और जो प्रायद्वीपीय पठारी के अधिकांश भाग पर देखने को मिलता है वो कौन सा है, AW, ठीक। आगे आपके सामने निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बताइए फटाफट से। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा फूलों के बागान खिलते हैं। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधियाँ हैं। असम में भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदौली छीड़ा कहा जाता है। बताइए फटाफट से इसके सापेक्ष में क्या जवाब सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व की बौछारें हैं, बिल्कुल सही है। फूलों वाली वर्षा केरल एवं निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसीलिए इसे फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। काल वैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियाँ नहीं है। पश्चिम भारत है ये, यहाँ पर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियाँ नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता। आगे, असम में भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों क्या कहते हैं, तो बारदौली छीड़ा कहते हैं, यानी ABD सही हो जाएगा। कौन से में है, ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल की शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त प्रतिशत होता है, यानी कि तीनों को मिला करके बताना है कि कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। कि आपके 90 से अधिक होता है, 90 से 98, 99 तक होता है, या 97 से 98 होता है, या 96 से 97 होता है। तो कि सही जगह क्या हो जाएगा कि आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% के समथिंग, आपके ऑक्सीजन हो जाती है आपके 20% के समथिंग, कार्बन डाइऑक्साइड 003%, यानी कि
90% या 99 से भी हम अधिक कह सकते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई पॉइंट भी हैं। तो ऑप्शन ए इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे है सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ पवनें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले बोरा पवन, तो बोरा पवन कहाँ पर चलती है, तो बोरा पवन चलती है आपकी कहाँ पर, एड्रियाटिक सागर में, ठीक है। सिसुम की बात करते हैं तो सिसुम चलती है आपके कहाँ पर, तो ये चलेगी अरब का जो मरुस्थल है उसके अंदर। मिस्टल की बात करते हैं तो मिस्टल चलेगी आपके कहाँ पर, हाँ बिल्कुल फ्रांस के अंदर, और हरमट्टन बचेगी सहारा के पूर्वी भागों के अंदर, ठीक है। वापस याद करेंगे, बोरा एड्रियाटिक सागर में चलती है, सिसुम आपके अरब का जो मरुस्थल है उसके अंदर चलती है, मिस्टल फ्रांस के अंदर चलती है, हरमट्टन आपकी कहाँ पर चलती है, तो सहारा के पूर्वी भागों में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जवाब हो जाएगा इसका, एक में एक, एक में एक, एक में एक, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। आगे है सिसुम आपके 3, तो ऑप्शन एक इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण निम्न में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं, और एकमात्र वो महासागर है जिसके अंदर आपके 2 बार धाराएं प्रवाहित होती हैं, वो कौन सा हो जाएगा अपना, उत्तरी हिंद महासागर, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो आपके सेंसेक्स 2011 वाला है वो भी आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो सबसे पहले हमें जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो चलिए जमाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आएगा कौन सा, आपके बिहार। कौन सा आएगा, बिहार, ठीक। तो 1 नंबर पर आ गया कौन सा अपना, बिहार, ठीक। आगे जब हम बात करते हैं तो आगे देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 3 नंबर की जब हम बात करें, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पर आ जाएगा कौन सा, केरल, और 4 नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपके, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके जनसंख्या घनत्व के आधार पर है। पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, सॉरी केरल नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। वापस से, पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बता रहा था मैं, या थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। बिहार 1 नंबर पर आएगा आपके, पश्चिम बंगाल आएगा 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर आएगा केरल, और 4 नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल मैं पहले बता रहा था वही सही था, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। आगे है राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन हैं आपके पलाना, आगूचा व मेड़ता, कपूर्डी, मेड़ता व सोनू। पलाना, कपूर्डी व सोनू, कपूर्डी, मेड़ता, पलाना। राजस्थान में जो लिग्नाइट की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो आपके कपूर्डी, जालिपा, बाड़मेर और मेड़ता आपके नागौरवाला और पलाना क्षेत्र के अंदर, ठीक है, बीकानेर वाले के अंदर ये आपको लिग्नाइट संसाधन उपलब्ध होते हैं, ठीक है। भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। गंगा नदी, तो बताइए फटाफट से, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो ये होगा आपके गोमुख से। कहाँ से, गोमुख से गंगा नदी का उद्गम हो गया। चंबल की बात करें तो जाना पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। वहीं बात करें हम किसको लेकर के, सोन, तो सोन की बात करें तो सोन का उद्गम होगा आपके कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। और बचा कौन सा, मुल्ताई क्षेत्र से आपके तापी नदी का उद्गम होगा। यानी गंगा गोमुख से 1 में 2, 1 में 2, 1 जगह 2 जगह। आगे है चंबल 3, और ऑप्शन 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके गंगा, गोमुख, चंबल, जानापाव पहाड़ी से, सोन अमरकंटक से, तापी मुल्ताई क्षेत्र से। 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 68.06%, 80.73%, 62.34%, 67.06%। बताओ फटाफट से कि राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 2011 के अनुसार राजस्थान की जो लिटरेसी रेट मानी जाती है, साक्षरता दर थी, वो कितनी थी, 61.11%, ठीक है। तो इसका वर्तमान
पड़ोसी आंकड़ा कौन सा हो जाएगा, 62.34%। ठीक है, चलिए आगे बात करें। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपके, उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू। तो पृथ्वी व सूर्य की निकटतम होगी यानी कि आपके उप होगी, क्या होगी, उपसौर। क्या होगी, उपसौर। ठीक है, और जब सर्वाधिक दूरी पर होगी वो क्या होगी, अपसौर। ठीक है, कौन सी स्थिति होगी, अपसौर। उसी प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी जब पास में होंगे तो कौन सी स्थिति होगी, उपभू, और जब दूर होंगे तो कौन सी होगी, अपभू। ठीक है, तो पृथ्वी व सूर्य के निकटतम दूरी वाली स्थिति क्या कहलाएगी, आपके उपसौर। आगे आपके सामने खगोलास धारा जिस महासागर में प्रवाहित होती है वह है अटलांटिक में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर में। बताइए फटाफट से, जो खगोलास धारा है वो किस में प्रवाहित होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, हिंद महासागर। विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत हैं क्षोभमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। बताइए फटाफट से, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है। तो विषम मंडल में दो ही शामिल होते हैं, एक तो आयन मंडल और दूसरा बहिर्मंडल, जबकि समताप मंडल, क्षोभमंडल और मध्य मंडल ये किस में आ जाएंगे, आपके सममंडल में। ठीक, ऑप्शन 4। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। बताइए फटाफट से, जो कौन सा न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनतम प्रतिशत जिसके अंदर पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा इसके सापेक्ष में सही जवाब, तो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी, सिक्किम। आगे सभी देशांतर रेखाएं होती हैं वृत्त, ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं, सम या दूरस्थ रेखा या अत्यधिक वक्राकार। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, आप पृथ्वी पर जो हम उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींचते हैं उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से विसर्जित होती हैं, यानी कि रेडिएट फ्रॉम द पोल्स। 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। टोटल की बात करें कितनी होती हैं, 181। ठीक है, 180 वो देखने को मिलती हैं लेकिन 181 एक ही है। ठीक है ना। मोह रेखा विभाजित करती है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ, जब पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर है आपके क्रस्ट और ये है निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल के बाद में निचली मेंटल के बाद में आ जाएगा आपके बाह्य क्रोड और यहाँ पर है आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो वापस से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं। देखिए, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो आंतरिक संरचना के अंदर हमें डिसकंटिन्यूटी लाइन देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर जाकर के अचानक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने क्रस्ट, ठीक है, और ये भी ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर निचला क्रस्ट, कौन सा, निचला क्रस्ट। फिर यहाँ पर आपके ऊपरी मेंटल, कौन सा, ऊपरी मेंटल, और यहाँ पर आपके निचली मेंटल। ठीक है, फिर आपके ये ऊपरी क्रोड और ये आपके आंतरिक क्रोड। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो आपको डिसकंटिन्यूटी लाइन देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करें कि ये आपकी हो जाएगी कौन सी, कॉनार्ड, ये हो जाएगी कौन सी, मोहरोविक, ये हो जाएगी आपके रेपिटी, ये हो जाएगी आपके गुटेनबर्ग और ये हो जाएगी आपकी कौन सी, लेहमान असंबद्धता सबके पास में लगा होता है। असंबद्धता का मतलब है डिसकंटिन्यूटी लाइन, यानी कि ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच में होगी आपकी कॉनार्ड असंबद्धता और निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच में मोहरिक असंबद्धता। ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के मध्य होगी आपकी रेपिटी और निचली मेंटल व बाह्य क्रोड के मध्य होगी गुटेनबर्ग और आपके बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य होगी कौन सी, लेहमान असंबद्धता। चलिए अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं। तो इसने पूछा है मोह रेखा विभाजित करती है, तो को के बाद में कौन सी, मोह। तो मोह किसको करेगी, आपके भूपर पट्टी व मेंटल को, निपी व सीमा को, भारत व म्यांमार को,
व भारत व चीन को। देखिए इसने जो तो हमें बिल्कुल सिंपल कर दिया इसको लेकर के, तो इसमें भूपृष्ठ व मेंटल को करेगी। ठीक है, आगे जाइए। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। ठीक है, तो गोलार्धों में पछुआ पवनों की दिशा देखते हैं थोड़ा सा फिर से एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्टल जो चीज़ें हैं वो समझने वाली ही हैं। ठीक है, ये हमने मानी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ से तो चलेंगे ऐसे, ये हम व्यापारिक पवनें पढ़ रहे हैं अभी, है ना, व्यापारिक। इधर से चलेंगे ऐसे व्यापारिक पवनें। आज ये तीनों पवनें क्लियर हो जाएंगी आपके। ठीक है, व्यापारिक पवनों के बाद में यहाँ से चलेंगी आपकी कौन सी, पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। ठीक, यहाँ से फिर चलेंगी आप कौन सी, ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। सेम कंडीशन इधर होगी, इधर चलेंगी पछुआ पवनें। यहाँ पर लास्ट वाले रीजन्स के अंदर चलेंगी कौन सी, ध्रुवीय पवनें। अब एक एक से देखते हैं कौन कौन सी पवनें होती हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं व्यापारिक पवनन को लेकर के, तो ये हमने बना लिया एक डायग्राम। ये आपके नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, ये साउथ को, ये आपके ईस्ट को, ये आपके वेस्ट को। तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में देखें तो पवन ऐसे चल रही है, पवन ऐसे चल रही है, यानी कि आपके कहाँ से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध की पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ, है ना। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी चल रही है, व्यापारिक पवन चलेगी तो किधर की ओर चलेगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये तो हो जाएगी कौन सी, तो आपके व्यापारिक पवन। फिर पछुआ पवन की बात करें तो पछुआ पवन चल रही है ऐसे करके। ठीक है, इधर की ओर, यानी कि ऐसे, यानी कि उल्टा कर देना है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यानी कि आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। और लास्ट में यही पवन, जो ध्रुवीय पवन की बात करें तो ध्रुवीय पवन का क्रम क्या रहने वाला है, वो सेम पवन होती हैं। ठीक है ना, व्यापारिक और ध्रुवीय पवन। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा होती है ये करके। ठीक है, तो आपके यानी कि कह सकते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध व्यापारिक पवन चलेगी, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो आपके साउथ ईस्ट से, कहाँ से, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ पर ही लिख देते हैं हम, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पूर्व से आपके उत्तर पश्चिम की ओर। फिर हम बात करें पछुआ पवनों की, तो पछुआ पवनें चलेंगी आपके कैसे, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और आपकी ये लास्ट वाली वो सेम कंडीशन रहने वाली है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो ये पवनों के प्रकार हो जाते हैं कि कौन सी पवन किस गोलार्ध में किस तरीके से चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। अब आप सभी जवाब देंगे। ये तो मैंने बना दिया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, हम उत्तरी गोलार्ध को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और ये हो गई इसकी दिशा। ठीक, और ये हो गया अपना डायग्राम, ये ऐसे चल रही है। बताइए फटाफट से, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो किधर चल रही है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। किधर चल रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। आगे समझ में यहाँ तक। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन का 4। ठीक है, आप आसानी से अब ऐसे कभी भी आ जाए तो आराम से निकाल सकते हो। पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्ध दैनिक ज्वार में जितना विलंब होगा वह है। बताइए फटाफट से, अगर पृथ्वी की गति हमने दोगुना कर दी, ठीक है, तो जो अर्ध दैनिक ज्वार आता है तो वो क्या, कितने समय हो जाएगा उसका, 13 मिनट, क्योंकि उसकी गति भी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीयक का, द्वितीयक का, या केवल कृषि का। बताइए फटाफट से किसका है, तो आपके जो टर्सरी क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चैन्य साख नियंत्रण विधि है, बैंक दर में परिवर्तन, नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, नैतिक दबाव, या खुले बाजार की क्रियाएं। तो कौन सा हो जाएगा इसका सापेक्ष में सही जवाब, कि जो केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई गई साख नियंत्रण की विधि है वो क्या है, बैंक दर में परिवर्तन।
भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा या राष्ट्रीय न्याय दर्शन सर्वेक्षण ऑफिस से द्वारा। बताइए फटाफट से इसके सापेक्ष में क्या जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विनिवेश का अर्थ है राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, निवेश घटाना, बचत बढ़ाना या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को निजी क्षेत्र को बेचना। तो विनिवेश का सीधा सा अर्थ जब हम निकालते हैं तब क्या होता है कि जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको निजी क्षेत्र को बेचना ही क्या कहलाता है, आपके विनिवेश। आगे आपके सामने कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, औसत उपयोगिता शून्य हो, सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो, औसत उपयोगिता अधिकतम हो। क्या जवाब रह जाएगा इसके सापेक्ष में? बिल्कुल, तो इसके सापेक्ष में जवाब हो जाएगा कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी क्वेश्चन 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 44, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो आपकी कौन सी है, खुली है, घर्षणात्मक है, चक्रीय है या छुपी हुई है। बताइए फटाफट से कौन सी है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी वो छुपी हुई है, क्योंकि एक कार्य में ही या दो व्यक्तियों का जहाँ कार्य है वहाँ पर पूरा परिवार लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी छुपी हुई बेरोजगारी है। विस्तृत मुद्दा का संबंध है तो किसके साथ, M1, M3, M2, M4, तो किसके साथ है, M3 के साथ। तटस्थता वक्र पर दो समान वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। तो क्या होती है, जब तटस्थता वक्र पर दो समान वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है या शून्य रहती है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। तो हमेशा ये क्या होगी, घटेगी। आगे निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है। चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव, कामगारों का देश में उनके हिस्सों का जहां उपलब्ध हो जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल जाने की नाकाबिलियत और मजदूरों के में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव। ठीक, आगे चलिए। यदि रिजर्व बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा। यदि रिजर्व बैंक है, बैंक दर को तो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बैंक दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी, साख लागत में वृद्धि होगी, या मुद्रा पूर्ति में कमी होगी या साख लागत में कमी होगी। बताइए फटाफट से क्या होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका कि एक तो रिजर्व बैंक अगर बैंक दर को बढ़ाता है और सहकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो क्या होगा आपके, बिल्कुल जो आपकी साख लागत है उसमें तो वृद्धि होगी और मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, यानी कि बी और सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, साख लागत में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मुद्रा पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जीडीपी एस प्रति कारक बराबर है, यानी जीडीपी एस प्रति कारक यानी कि डेवलपर इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो वो हो जाएगा आपके किसके, क्या मौद्रिक जीडीपी इंटू वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी प्लस वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी भाग वास्तविक जीडीपी, या मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। तो क्या उसके बराबर हो जाएगी, जीडीपी एस प्रति कारक, तो मौद्रिक जीडीपी के में भाग बराबर वास्तविक जीडीपी के। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होगा, बताइए फटाफट से इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। क्या होगी, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु के लिए आय लोचक ऋणात्मक हो तो किसी वस्तु होती है सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, कृत्रिम वस्तु या विलासिता वस्तु। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगी। तो वो घटिया वस्तु होती है जब आय लोच ऋणात्मक होता है तब। ठीक, नेक्स्ट
तो क्या होता है, वो हमेशा घटिया होती है वो बस्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो घटिया वस्तु। चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपके सामने, जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब ये वस्तु होंगी प्रतिस्थापन, सामान्य, घटिया या पूरक। तो क्या होगी वो वस्तु, तो वो वस्तु होगी आपके सामने बिल्कुल प्रतिस्थापन होगी। एक सही जवाब। वर्तमान विदेशी व्यापार की नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है। तो ये हालांकि पुराना क्वेश्चन है, अपन को याद नहीं रखना, पर उस समय था 2009 से 14। करंट के आंकड़ों को याद करके रखें। आर्थिक नियोजन का संबंध है तो किसके साथ है, आर्थिक नियोजन का संबंध है आपके संग्रहण के साथ, राजकोषीय घाटे के साथ, चालू घाटे के साथ, या संसाधनों का आवंटन। सही जवाब क्या हो जाएगा, संसाधनों का आवंटन। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की ओर से वार्षिक लक्ष्य समृद्धि कितनी रखी गई थी, तो ये उस समय रखी गई थी कितनी, 8%। अब याद रख लेना आप कौन सी है। मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर, आयताकार, हाइपरबोला आकृति वाला होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होती है। तो बताइए क्या होती है, तो उसकी कीमत या अनंत होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई से कम होती है, या शून्य होती है। तो क्या होती है, इकाई के बराबर होती है आपकी उसकी रेक्टेंगुलर या जो आयताकार वक्र है उस वस्तु की मांग की कीमत इकाई के बराबर होगी। निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। क्या गृहिणी द्वारा किए गए कार्य, गाना गाने हेतु दिए गए पारिश्रमिक, विद्यालय में ट्यूशन फीस का भुगतान, बिस्कुट के विक्रय पर प्राप्त कर। बताइए फटाफट से कौन सा नहीं है। तो गृहिणी के द्वारा जो घर पर कार्य किए जाते हैं वो आपके राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते। एक सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। डेविड स्टर्टन, जॉर्ज एम सेवाइन, ग्रेवियल आमंड और आवर्ट डहाल। बताइए फटाफट से कौन हो जाएगा इस संबंध में, तो जॉर्ज एम सेवाइन। ठीक, आगे आपके सामने विचारक और उसके विचार संप्रदाय का कौन सा निम्नांकित युग में सुमेलित नहीं है। एरिक बॉल्गविन व्यवहारवाद से थे, हेराल्ड लास्की बहुलवाद से थे, डनिंग इतिहासवाद से, ग्राहम बालस मनोविज्ञानवाद से थे। तो कौन सा संबंधित है, तो जॉर्ज, इसके सापेक्ष में जब हम बात करते हैं तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो एरिक बॉलोगिन आपके व्यवहारवाद से संबंधित थे। ठीक है, ये आपके सापेक्ष में सही नहीं है। बाद बाकी हेराल्ड लास्की बहुलवाद से संबंधित थे, और जो आपके डनिंग थे वो इतिहासवाद से संबंधित थे, और अब्राहम बलास मनोविज्ञानवाद से संबंधित थे। ठीक है, आगे राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की थी। राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की थी, काम्टे ने, हटिंगटन ने, फ्रीडमैन ने, या कोम्बा ने। तो किसने की थी, आपके कोम्बा ने। ठीक, आगे बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभु सत्ता की अवधारणा से संबंधित है। हॉब्स, रूसो, लॉक या ऑगस्टन। बताइए फटाफट से कौन हो जाएगा इसके सापेक्ष में, तो रूसो आपकी लोकप्रिय प्रभु सत्ता से संबंधित है। आगे निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है। कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, पंथ निरपेक्षता, या जो संसद की सर्वोच्चता है वो। ठीक है, तो मूल ढांचे में क्या शामिल नहीं है, आपके संसद की सर्वोच्चता। 4 सही जवाब। आगे भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। यूनियन, फेडरेशन और कंफेडरेशन, या यूनियनिस्ट। बताइए फटाफट से किसका शब्द हुआ है, तो किसका शब्द हुआ है, यूनियन का। किसका हुआ है, संघीय प्रणाली के लिए यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है। स्वतंत्रता के अधिकार से, समता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो किसके अधिकार से है, तो आपके समता के अधिकार से। ठीक है, दूसरा सही जवाब। आगे निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया। कुछ दिशाओं में काम का अधिकार, कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का प्रावधान, उद्योग प्रबंधन में कामकारियों का भाग लेना।
बताइए फटाफट से, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा था वो? आपके उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों का भाग लेना, ये आपके जोड़ा गया था। 4 नंबर सही जवाब। लोकसभा में ये निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वित्त मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर हैं, वो निर्धारित करते हैं कि ये आपके धन विधेयक है या नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो आपके जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। ठीक, आगे बात करें हम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। तो आपके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? संविधान का 74वां संविधान संशोधन जिला आयोजना समिति के लिए प्रावधान करता है। इस समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। इस समिति का प्रत्यक्षतः निर्वाचित निकाय है। इस समिति का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। बताइए फटाफट से, क्या सापेक्ष, इसके सापेक्ष में सही कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि संविधान का 74वां संशोधन जिला आयोजना समिति के लिए प्रावधान करता है? ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आपके सामने, दिसंबर 2013 में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालय ने किशनगंगा जल के दिशा परिवर्तन पर भारत के पक्ष में निर्णय दिया। पाकिस्तान का दावा था कि यह दिशा परिवर्तन 1965 की सिंधु जल नदी के प्रावधानों का उल्लंघन है। बताइए फटाफट से, कौन सा है जो इसके सापेक्ष में सही है? सही बताना है अपन को, है ना? तो इसके सापेक्ष में सही है केवल ए। कौन सा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। उस मुद्दे को पहचानिए जिस पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है। मैकमोहन रेखा, दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह। तो क्या हो जाएगा? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर कोई विवाद नहीं है, बाद में कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर था। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है, दक्षिणी चीन सागर में तेल खनन को लेकर के भी विवाद हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर जो पहला गठित राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए। नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया, कारण इस लोकसभा में कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल था। बताइए फटाफट से, क्या कह रहा है? देखिए, 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया था। बिल्कुल सही है कि कांग्रेस प्रणाली का उसके बाद अंत सा हो गया था। इस लोकसभा में कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल था, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं सही तरीके से। तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, सॉरी, लोकसभा में कांग्रेस दूसरा बड़ा दल था, ये गलत है। बाद में कि ये सही है, सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी कि 3 ए सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक, बिल्कुल आई एम सॉरी, 3 वाला सही हो जाएगा। किस कार्मिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ था? किसका हुआ था? बॉमसेप का, BMS का, इंटक का या C2 का? बताइए फटाफट से, किसका हुआ था? तो बॉमसेप। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। भारत की विदेश नीति के गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ? बताइए फटाफट से, किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ था? इंदिरा गांधी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, PV नरसिम्हा राव के या HD देवगौड़ा के? तो क्या हो जाएगा? HD देवगौड़ा के समय। आगे, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 2005 के अंदर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम
अगस्त कौमुदी के विज्ञान संस्करण के प्रयुक्त या प्रस्तुत करता है? बताइए फटाफट से कौन सा इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। तो खगोल शास्त्र था, भौतिक शास्त्र था, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान या समाज शास्त्र। बिल्कुल ऑप्शन ए इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। टोटम धर्म का लार तत्व है, ये मत किसका था? एम.एल. दुर्कहाइम का, मैक्स वेबर का, रेडक्लिफ ब्राउन का और मेलिनोस्की का। बताइए फटाफट से किसका था? तो दुर्कहाइम का था। ठीक है। हु हैज़ द स्टेट टोटम इज द सेंसेस ऑफ रिलीजन, यानी टोटम धर्म का लार सिद्धांत किसका था? ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री उदाहरण है पदानुसंगत का, प्रशस्ति श्रृंखला का, स्वतंत्र का या प्रदत्त अर्जित प्रशस्ति का। बताइए फटाफट से किसका उदाहरण है प्राइम मिनिस्टर? तो किसका है? तो आपके ऑफिस पदानुसंग का। न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक हैं। न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, उसके लेखक कौन है? तो कौन थे उसके लेखक? तो उसके लेखक थे एंथनी गिडेंस। ठीक है, 4। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है? कौन सा तत्व जो जाति की विशेषता नहीं है? समाज का खंडात्मक विभाजन, वंशानुगत या परंपरागत व्यवसाय, प्रदत्त परिस्थिति, सामान्य या पवित्र विभेद। बताइए फटाफट से कौन सा है जो इसके सापेक्ष में विशेषता नहीं है? तो देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन बिल्कुल जाति तत्व की विशेषता है, और वंशानुगत परंपरागत व्यवसाय ये भी है। प्रदत्त परिस्थिति भी है, सामान्य पवित्र विभेद ये नहीं होगा, यानी कि 2 इसके सापेक्ष में सही होगा। संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? किसकी है? तो ये सही जवाब हो जाएगा किसकी? अंतः समूह एवं बाह्य समूह की। किसकी? अंतः समूह एवं बाह्य समूह की। समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है। बताइए फटाफट, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? किसने किया था? आपके राधा कमल मुखर्जी ने, जी.एस. घुरिये ने, आई.पी. देसाई ने, ए.आर. देसाई ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ए.आर. देसाई के द्वारा। ठीक है। भूमि का प्रशस्ति का गत्यात्मक पक्ष है, ये विचार किसका है? बताइए फटाफट से किसका था ये विचार? तो ये था आपके किसके? राल्फ एंड लिंटन का। ठीक, किसका था? राल्फ एंड लिंटन का। निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान संस्कार का विद्यमान नहीं है? ठीक है, कन्यादान जो विद्यमान है वो नहीं है। तो किस में नहीं है? आपके गंधर्व विवाह में, क्योंकि ये क्या होता था आपकी उस समय की लव मैरिज होती, प्रेम विवाह हुआ करते थे। 2 वर्गों के रूप में बुर्जुआ एवं प्रोलेटारिएट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? कि आपके जो बुर्जुआ है और जो प्रोलेटारिएट हैं उनकी अवधारणा विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए फटाफट से ABCD में से कौन सा होने वाला है? सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। 1 नंबर सही जवाब। आगे है, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित लोकसभा बिल किस सामाजिक घटना को नियंत्रित करेगा? यह उस समय का करंट का सवाल था, और इसका सही जवाब हो रहा था उस समय क्या? भ्रष्टाचार। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन थे? आपके रामचंद्रन गुहा, आशीष नंदी, रजनी कोठारी, ए.आर. देसाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके? कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन थी? तो रजनी कोठारी थी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राजपूत। तो किसको नहीं स्वीकारा जाता? राजपूत को। ठीक है, बाद में इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? क्षत्रिय। क्षत्रिय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आई.पी. देसाई एवं एम.के. कपाड़िया के योगदान की संबंधितता है किसके साथ है? परिवार व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, धर्म व्यवस्था के या वर्ग व्यवस्था के। तो किसके साथ थी? आई.पी. देसाई एवं एम.के. कपाड़िया, परिवार व्यवस्था के। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट।
अर्जुन सेन गुप्ता की प्रतिवेदन की प्रस्तुति प्रघटनाओं की विवेचना से संबंध है। निर्धनता एवं असमानता से, सांप्रदायिकता एवं स्थायी न्यायवाद से, जातिवाद एवं भ्रष्टाचार से, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं प्रजातिवाद से। फटाफट जवाब दीजिए जब तक मैं पानी पी लूँ। चलिए, तो क्या जवाब हो जाएगा इसके संबंध में कि जो अर्जुन सेन गुप्ता का प्रतिवेदन प्रस्तुति प्रघटनाओं की विवेचना संबंध किससे है? निर्धनता व असमानता से। किससे है? निर्धनता व असमानता से। आगे आपके सामने 93, निम्न में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु उपयुक्त है? सबसे पहले आएगा ब्रह्माचर्य, ब्रह्मचार्य, तो ये तो दो वैसे ही नहीं होंगे। फिर आएगा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, यानी कि 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह का, हम समूह का, समुदाय का, या आपके अर्ध प्राथमिक समूह का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह का। प्राथमिक समूह में आपके क्रीड़ा परिषद वाले क्षेत्र भी आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? बताइए फटाफट से, किसने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, ऑप्शन आप फटाफट से देखते हुए चले आप। निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून एवं विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वय है? सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति को एक प्रशासनिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया था। व्हाइट, विलोबी, विल्सन या निक्रो? तो किसने किया था? इसके सापेक्ष में सही जवाब क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन ने। तो सही जवाब। लोक प्रशासन में पोस्ट कार्य के प्रणेता कौन थे? पोस्ट कार्य के प्रणेता कौन थे? तो लूथर गुलेक। कई बार पूछा गया है पोस्ट कार्य के लेख जो प्रणेता कौन थे, तो वो थी कौन से? लूथर गुलेक। ठीक है, हाँ, इसकी अगर हम बात करें जैसे P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर आपके डायरेक्टिंग, और CO फॉर सीधा दे देता है कोऑर्डिनेट, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ये आपके पोस्ट कार्य के चरण हुआ करते थे। ठीक है, और इसके कौन ने दिए थे? लूथर गुलेक ने। हेनरी फयोल को तो हम क्या कह देते हैं? आपके इनका जनक कह देते हैं। ठीक है ना। आगे आ जाइए अपन, नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ लोक प्रशासन की प्रकृति दी गई है और दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है। आर्डवे टीट के द्वारा ललित कला, रेनगिल्ड गिलमोर के द्वारा एक अनंत गोतवा विज्ञान कहा, ग्लेन नेगली ने विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होगा, और एन.पी. शर्मा ने शुद्ध विज्ञान कहा था। बताइए फटाफट से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एन.पी. शर्मा का शुद्ध विज्ञान। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब तक कितने मिरोनो बुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? देखिए उस समय 2013 की बात थी, उस समय कितने आयोजित हो चुके थे? तो 3। ठीक, आगे आ जाइए। एक तरफ दी गए सिद्धांत सूची 1 और एक तरफ सूची 2, इन दोनों को मिलाना है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया था आपके किसने? तो ये दिया था आपके किसने? टेलर ने। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम बात करें, अगली बात करें तो आपके सिद्धांत एक्स वाई दिया था किसने? मैक्स ग्रेगर ने। इसके बाद में बात करें तो द्विघटक सिद्धांत दिया था आपके किसने? तो द्विघटक सिद्धांत देखने को मिलता है हर्ज़बर्ग के द्वारा। और व्यवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डेविड ईस्टन के द्वारा। व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन के द्वारा, द्विघटक सिद्धांत हर्ज़बर्ग के द्वारा, सिद्धांत एक्स वाई मैक्स ग्रेगर के द्वारा, और आपके विज्ञान प्रबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टेलर के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से किसके द्वारा लोक संगठन के सिद्धांत को उपयोगिताओं के हितों एवं व्यक्तित्व की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित करने का प्रयास किया गया था? नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, लोक सेवा सिद्धांत और लोक चयन सिद्धांत। बताइए फटाफट से कौन सा हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? लोक चयन का सिद्धांत। ठीक, या लोक चयन सिद्धांत।
निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? कार्य पद्धति का मानकीकरण, मानव तत्व पर जोर, कामगारों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण, प्रबंधकों एवं कामगारों में सहयोग। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा मानव तत्व पर जोर। ये है जो वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता नहीं है। बाद बाकी प्रबंधकों एवं कामगारों में सहयोग ये वैज्ञानिक विशेषता है। कार्य पद्धति का मानकीकरण, कामगारों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण, ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। हाथर्न प्रयोग के निष्कर्षों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। चलिए फटाफट से चयन करते हैं इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब सही हो जाएगा। देखिए, उत्पादन की मात्रा सामाजिक आदर्शों द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। कामगारों के व्यवहार को गैर आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। कामगार समूह के एक सदस्य के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं, सही है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आंकलन संगठन के उसके पद या स्थिति से होता है, बिल्कुल ये गलत है। इसके सापेक्ष में जवाब हो जाएगा ए बी सी। आगे आ जाइए। आगे निम्न में से हर्बर्ट साइमन द्वारा अपने निर्णय प्रारूप के चरणों के लिए प्रयोग ली गई सही क्रमिकता कौन सी है? तो कौन सी थी इसके द्वारा हर्बर्ट साइमन ने जो निर्णय के लिए प्रतियोगिता या निर्णय प्रारूप के लिए जो प्रयोग ली थी वो सही क्रमिकता पहले थी आपकी इंटेलिजेंस, सेकंड थी डिजाइन और थर्ड थी चॉइस, यानी कि बौद्धिकता, प्रारूप और चयन। ठीक है, ऑप्शन 3 है जिसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानववादियों ने निम्न में से किस पर संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया? संगठनीय व्यवहार के विचार में संदर्भ में विचार नहीं किया। अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संचार एवं तार्किक संरचना। तो इसमें अभिप्रेरणा पर किया, संचार पर किया, नेतृत्व पर किया, लेकिन तार्किक संरचना पर विचार नहीं किया। ठीक है, आगे जाइए नेक्स्ट। निम्न में से किसके द्वारा मनोबल की अनेक सामाजिक गुणों का योग है जिसमें साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय एवं सबसे ऊपर आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित किया है? बताइए फटाफट से, ये किसने किया था? तो किसने किया था? जेडी मुने ने। ठीक है, किसने किया था? जेडी मुने ने। तो सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सबसे नीचे क्या है? तो सबसे नीचे क्या है? तो सबसे नीचे होती है व्यक्ति की क्या? भौतिक आवश्यकताएं। ठीक है, फिर उसके बाद में सुरक्षा की, फिर उसके बाद में सम्मान की, फिर उसके बाद में प्रेम की, फिर लास्ट में होती है आत्मसिद्धि की। ठीक है, आ जाइए। निम्न में से कौन सी पुस्तक या लेख सही नहीं है? वुडरो विल्सन की द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, W.F. बिलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फेल्किस ए निग्रो की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। बताइए फटाफट से इनमें से कौन सी है जो सुमिलित नहीं है? तो देखिए, वुडरो विल्सन की द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही है। एल.डी. वाइट की आपकी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ रिपब्लिक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। W.F. बिलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 सही है। लेकिन फेल्किस ए निग्रो की ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी नहीं है। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर ओम्बुड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो बताइए फटाफट से इसके कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो क्या था? राष्ट्रीय लोकायुक्त। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? मुख्यमंत्री को, मंत्री को, आपके राजस्थान राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों की सेवाओं के सदस्यों को, जिला प्रमुख एवं प्रधान को। देखिए, सम्मिलित नहीं किया तो इसके क्षेत्राधिकार में जिला प्रमुख एवं प्रधान आते हैं, आपके राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों की सेवा के सदस्य आते हैं, मंत्री भी आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री के साथ करता है। मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल। मुख्यमंत्री व राज्यसभा में
विरोधी दल के नेता, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ। तो ऑप्शन 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने सामने, स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं तो फटाफट से इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब सही होने वाला है। ठीक है, ये व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है स्थायी कार्यपालिका, ये व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा दिए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं, सही है। ठीक है, ये भी सही है। इनका संबंध नीतियों की क्रियान्विति से रहता है, ये सही नहीं है। ये नियम एवं विनियमों के अनुसार कार्य करती है, बिल्कुल ए बी डी सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट। अच्छा सॉरी बी नहीं होगा, ये सी डी होगा। यानी कि इनके द्वारा दिए गए सुझाव कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाध्यकारी नहीं होते हैं ये। ठीक है ना, वापस से, यह व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है, बिल्कुल। इनका संबंध नीतियों की क्रियान्विति से होता है। यह नियम एवं विनियमों का अनुसार कार्य करती है, ये एक बाध्यकारी नहीं होते। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवक कहा गया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को, द्वितीय सुधार आयोग को, छठा वेतन आयोग प्रतिवेदन को, लोक सेवा सुधारों पर होता प्रतिवेदन। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका संबंध में सही जवाब, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट, जन सहभागिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जन सहभागिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका रहती है। यह प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को अधिक संवेदनशील एवं सहभागी शासन में रूपांतरित करता है। यह नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करता है, या ये नागरिकों को विकास का प्राप्त करता समझता है। बताइए फटाफट से इसके सापेक्ष में कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो देखिए, ये नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करता है, बिल्कुल ऑप्शन 3 इसके सापेक्ष में सही हो जाएगा। ठीक, आगे आपके सामने उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है सुख, मोक्ष, भौतिक लाभ या धर्म। तो क्या जवाब हो जाएगा, मोक्ष। आगे आपके सामने सुकरात की विधि है प्रयोगात्मक, गणितीय, वार्तालाप की या अनुभव वित्त। तो कौन सी हो जाएगी, वार्तालाप की विधि है जो सुकरात की विधि मानी जाती है। 2 इज करेक्ट आंसर। आगे निष्काम कर्म है कर्म नहीं करना, कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ईश्वर के लिए कर्म करना या आत्मसिद्धि के लिए कर्म करना। क्या हो जाएगा, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना ही क्या है, आपके निष्फल कर्म है। आगे एकेश्वरवाद का अर्थ है, एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है सुख, कर्तव्य, विकास या आत्मपूर्णता। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय क्या हो जाएगा, आपके सुख। ठीक, आगे अनुसार 120 के अनुसार मृत्यु दंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है? सुधारात्मक, निरोधात्मक, प्रतिकरात्मक या सृजनात्मकता। बताइए फटाफट से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सुधारात्मक। आगे कांट के अनुसार इनमें से कौन सा है जो सही है? क्या सुख ही स्वतः शुभ है, आत्मसिद्धि ही स्वतः शुभ है, या शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है, या ज्ञान ही अतः स्वतः शुभ है? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांट कर्तव्यों के लिए कर्तव्य है, सुकरात ज्ञानी सद्गुण है, बेंतम उपयोगितावाद, प्लेटो सुखवाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटो का सुखवाद। बाद बाकी कांट कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करता है, सुकरात ज्ञानी सद्गुण की बात करता है, बेंतम उपयोगितावाद की बात करता है। ठीक है, आगे आपके सामने अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन। बताइए फटाफट से। तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, अष्टांगिक मार्ग किसके हैं, बौद्ध दर्शन के।
आगे निम्न में से डेकार्ता की दार्शनिक विधि कौन सी है? संदेह की विधि, विश्लेषण की विधि, संश्लेषण की विधि या आगमन की विधि? सही जवाब क्या हो जाएगा? संदेह की विधि। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है निरंतर अभ्यास द्वारा, भय द्वारा, सुख की कामना द्वारा, केवल ज्ञान द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य क्या बनता है? सद्गुणी बनता है। मिल द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है स्वार्थमूलक सुखवाद, सभी सुख समान है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य या अधिगम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख। तो बिल्कुल मिल के द्वारा जो स्वीकृत सिद्धांत है वो भी यही था कि अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे हम। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया था किसने? कांट ने। ठीक। डेकार्त का कार्य कारण मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है आपके? तो ये करता है कि ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे आपके सामने जैन धर्म, एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है, इनको सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं, इनको सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि जैन धर्म, तो जैन धर्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो त्रिरत्न। क्या देखने को मिलता है? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के अंदर हम बात करते हैं तो 4 आर्य सत्यों की बात मिलती है। भागवत गीता के अंदर निष्काम कर्म की बात कही गई है और गांधी जी ने कहा था कि सत्य ईश्वर है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1 में डी और 1 में ही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। व्यक्तिगत नैतिकता, प्रजातांत्रिक समानता, कार्य विभाजन या सामाजिक नैतिकता? बताइए फटाफट से कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक समानता। बाद में की व्यक्तिगत नैतिकता सम्मिलित होती है, सामाजिक नैतिकता सम्मिलित है, कार्य विभाजन भी सम्मिलित होते हैं। आगे आपके सामने एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानताओं को दर्शाने वाले काल्पनिक संवाद की गतिविधियां आयोजित करना सामाजिक विज्ञान इतिहास के संबंध में किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? विज्ञान के साथ, भाषा के साथ या जीव विज्ञान के साथ? बताइए फटाफट से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा के साथ, जो करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके सामने अनुभव का शंकु किसकी देन है? विलियम एच किलपैट्रिक की, हर्बर्ट स्पेंसर की या एडगर डेल की या थॉर्नडाइक की? बताइए अनुभव का शंकु किसकी देन है? तो किसकी हो जाएगी? एडगर डेल की। 2 इज करेक्ट। आगे है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है आंकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय यात्राओं हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सामग्री ढूंढने हेतु या उपरोक्त सभी हेतु। तो बिल्कुल कंप्यूटर का उपयोग आप इन सभी के लिए कर सकते हो। 4 इज करेक्ट आंसर। आगे सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। कैसे? तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर के, संगोष्ठी में भाग लेकर के, व्यावसायिक संगठनों में या निकायों को क्रियाशील सदस्य बन करके, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि सभी 4 ABCD सही है। आगे आपके सामने निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न या जोड़ी बनाओ प्रश्न या 1 व 2 दोनों? तो क्या हो जाएगा इसके सही सापेक्ष में कि वस्तुनिष्ठ में 1 व 2 दोनों हो जाएंगे, यानी कि 3 इज करेक्ट। आगे निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसको बोनस माना था आपके बोर्ड के द्वारा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यह है, इकाई योजना के पहले सबसे पहले उद्देश्य बनाओ, उसके बाद में विषय वस्तु का विश्लेषण करो, अधिगम की गतिविधियां और फिर लास्ट में मूल्यांकन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF 2005 के अध्यक्ष हैं? तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ये आपके नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अंशता से, पूर्णता से, सोपान से, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। बताइए फटाफट से कि जो विषय वस्तु कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो कैसे की जानी चाहिए?
होलिस्टिकली से यानी कि पूर्णता से। ठीक है, आगे जाइए नेक्स्ट। नाटकीकरण द्वारा समस्या को स्पष्ट एवं समाधान करने का प्रयास है, ये कथन निम्न में से किस तकनीक को दर्शाता है? समस्या समाधान, नाटकीकरण, भूमिका निर्माण या ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसको भी आपके आरपीएससी बोर्ड ने बोनस दिया था। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थियों को उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना, विद्यार्थियों को केंद्रित चिंतन के लिए प्रेरित करना। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका सापेक्ष में? सही जवाब हो जाएगा सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। 2 इज करेक्ट। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकें, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? बताइए फटाफट से। ज्ञान के, अवबोध के, अनुप्रयोग के या विश्लेषण के? तो क्या जवाब हो जाएगा? अवबोध के। 2 इज करेक्ट जवाब। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? ठीक है, तो कौन से हैं? तो वो आपके हो जाएंगे कौन से? बंद प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन में सहायक नहीं होंगे। 1 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? समाज के अच्छे मानवीय संबंध बनाना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को सम्मिलित करना, वैसे अनुभवों को अल्पित करना जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करें। तो क्या जवाब हो जाएगा इसके सपक्ष में? भावना के विरुद्ध है, यानी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना ये भावना के विरुद्ध है। आगे, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य चर्चा के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, रूढ़िवादिता, लचीलेपन। तो क्या जवाब हो जाएगा? रूढ़िवादिता। ठीक, आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपके सामने, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। तो बिल्कुल विश्वसनीय होना चाहिए, विविधकारी होना चाहिए और वैध होना चाहिए, उपयुक्त सभी होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होगा? समाचार पढ़ना, चार्टर बनाना, स्क्रैप बुक। ये भी आपके बोनस दिया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बोनस दिया गया था। अधिगम होता है तो ये आपके दोनों में होता है, विद्यालय में कक्षा के अंदर भी और बाहर भी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके और गृह कार्य की जांच कर सके। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का 150 प्रश्नों को जिसके अंदर हमने देखा था। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पेपर जो सॉल्व करेंगे हम वो शायद 2016 का रहने वाला है। ठीक है, कौन सा? 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको लेकर के बात करेंगे। हाँ चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरंतर श्रद्धा में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।